हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। फ्रेंड्स, सी टेट की परीक्षा बस पास में आ ही चुकी है, ठीक है ना। और अंतिम 12 दिनों में जो 11-12 दिन बचे हैं, उसमें आप सी टेट की जो रिवीजन है, क्विक रिवीजन, वो सही प्रभावी रूप से कैसे करें जिससे कि आपके सी टेट में मैक्सिमम मार्क्स हैं, आप सी टेट 2026 को क्लियर कर दें। तो टीचिंग परीक्षा आपके लिए छोटा सा एक वीडियो लेकर आए हैं फिलहाल हिंदी भाषा के लिए, कि हिंदी भाषा की तैयारी आप रिवीजन जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो खैर, आप सभी को तो पता ही है कि हिंदी जो भाषा है वो सी टेट में कितनी आती है फ्रेंड्स, 30 मार्क्स की। कितने मार्क्स की आती है? 30 मार्क्स की। उन 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स होते हैं कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर के, और 15 मार्क्स होते हैं पेडागोजी के। तो बस मैं आपको जल्दी से यही बताने जा रही हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है और पेडागोजी में आपको क्या ध्यान में रखना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम, अभी हमने पढ़ाई बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट की है, समझ में नहीं आ रहा कि लास्ट मिनट पे तैयारी कैसे करें। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा आपके साथ है। टीचिंग परीक्षा आपको हर कदम पर आपको गाइड करता रहेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। एक बार जल्दी से ये वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ग्रामर पर। गद्यांश और व्याकरण जो आपको 15 अंक का आएगा। कॉम्प्रीहेंशन जो होता है फ्रेंड्स, चाहे पोयम हो चाहे पैसेज हो, उसकी सबसे मेन चीज यही है प्रैक्टिस। क्योंकि ये नहीं है कि जो हम कॉम्प्रीहेंशन कराएंगे पेपर में वही आ जाएगा, वो तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आपको ये देखना है कि सारे आंसर आपके सामने हैं। आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है कि कितनी जल्दी आप फटाफट वो शब्द ढूंढ कर उसका आंसर दे सकते हैं। गद्यांश में तो सिर्फ इतनी सी ही बात है। दूसरी चीज होती है व्याकरण की। ग्रामर में बच्चों को होता है कि मैम कौन कौन से टॉपिक करें, समझ में नहीं आ रहा, मैम हमारी ग्रामर बहुत कमजोर है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, पहला टॉपिक तत्सम तद्भव। एक क्वेश्चन इसका गारंटी है कि आना ही आना है, ये आप आज लिख सकते हैं कि मैम ने बताया था ये पेपर से पहले कि एक क्वेश्चन तत्सम तद्भव का आना ही आना है। तो इसकी मैंने आपको 6 से 7 ट्रिक्स बताई हैं। यूट्यूब पर कितनी बार इसका सेशन हो चुका है, अगर आप उन चीजों को देखेंगे मुझे लगता है बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं। फिर अगला आता है समूह से भिन्न शब्द। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इसका ले लीजिए, एक या दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसके ले लीजिए, एक या दो क्वेश्चन। समूह से भिन्न शब्द, अभी जो समूह से भिन्न शब्द है कि आपको रैंडमली 4 वर्ड्स उठा के दे दिए जाएंगे। अब उसमें आपको मैंने स्टेप बताए हैं कि कैसे। सबसे पहले आपको देखना है कि चारों शब्दों का मीनिंग क्या है। कभी कभी ये होता है कि 3 शब्दों का एक मीनिंग होता है तो चौथे शब्द को आप अलग कर देते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में जो समूह से भिन्न शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, या तो तत्सम तद्भव के आधार पर या संज्ञा विशेषण के आधार पर। कि 3 शब्द संज्ञा है, एक विशेषण है। 3 शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। समूह से भिन्न शब्द, पता नहीं कितने सेशन हम इसके एक्सक्लूसिवली ले चुके हैं और आगे भी लेते रहेंगे पेपर तक। फिर आता है विशेषण विशेष्य का संबंध। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ ही जाता है इसका। विशेषण विशेष्य का संबंध यानी कि संज्ञा विशेषण की जोड़ी। जैसे अधिक पुस्तकें, सुंदर बच्चा, भारतीय नागरिक, ये सारे क्या है, विशेषण विशेष्य के संबंध। तो इनका एक क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। फिर शब्दों का अर्थ गद्यांश पद्यांश के अनुसार। अब क्या होता है कि सी टेट में आपको एक क्वेश्चन वर्ड मीनिंग का आ जाता है। तो अब क्या होता है कि हिंदी वोकेबलरी जिनकी ज्यादा अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, आपको जो भी शब्द दिया गया है आप पैसेज में उस शब्द को देखिए। जब आप लाइन पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, वो वाली पर्टिकुलर पंक्ति पढ़ेंगे आप, तो वहां पर उस शब्द का जो मीनिंग ऑप्शंस में दिया गया है उसको रिप्लेस करके देखिए, आपको सही उत्तर पता चल जाएगा। बहुत इजी तरीका फ्रेंड्स, ये बहुत इजी तरीका। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय का एक क्वेश्चन फ्रेंड्स, गारंटी है आना है। तो गारंटी किन किन क्वेश्चंस की है? तत्सम तद्भव की गारंटी है, लिख लीजिए। समूह से भिन्न शब्द की गारंटी है कि आएगा। उपसर्ग प्रत्यय की गारंटी है कि आएगा। तो इन चीजों पे फोकस कीजिए, इनको इग्नोर मत कीजिए। और लास्ट में संधि समास, इनका क्वेश्चन आता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन संधि का शायद से कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके लिए बस थोड़ी ये प्रैक्टिस जो हम यूट्यूब सेशन पर करवा रहे हैं आपको, और शाम को 6 बजे हिंदी का सेशन होता है, ठीक है। तो ये तो हुआ फ्रेंड्स आपका कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर का पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन कोई भी आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। दूसरी चीज आती है फ्रेंड्स आपकी पैडागोजी। अब जहां पर आती है समस्या, जो आपकी टांग खींचता है, पैडागोजी। पैडागोजी में क्या फ्रेंड्स, हिंदी पैडागोजी में, कि ये जानते क्या है, ये बेसिकली फिलोसफी है। आपने अपने जीवन में जो जो चीजें आप होते हुए देखते हैं कि क्लास में ऐसा बिहेव होता है, आपकी पाठ्य पुस्तक में किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है, अगर आप इसे अपनी रियल लाइफ से जोड़कर देखेंगे, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, मेन चीज होती है कि लाइफ से जोड़ तो लेते हैं, लेकिन पैडागोजी की स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, प्रॉपर शब्द होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो आपको अभ्यास से पता चलेगा। तो अब इसमें जैसे गारंटी जो मैं आपको बता सकती हूँ कि भाषा अधिगम और अर्जन, एक क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा। इसमें आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको अधिगम और अर्जन का क्वेश्चन आता ही है। तो अधिगम क्या होता है फ्रेंड्स? अधिगम होता है कि आप एक तरीके से भाषा को सीख रहे हैं, और अर्जन क्या होता है?
कि आपने भाषा को ऑटोमेटिकली सीख लिया, किसी तरीके से नहीं सीखा। इसका एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता है कि आपके पापा की ट्रांसफर दूसरे प्रदेश में हो गई है, वहां के बच्चों आपने वहां की भाषा अपने मित्रों और पास पड़ोस से सीख ली। अब इसको अधिगम कहेंगे या अर्जन कहेंगे? इसको अर्जन कहेंगे, क्योंकि आपने लोगों से सुनते सुनते अपने आप सीख ली, इसलिए ये अर्जन था। फिर आता है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता का घुमा फिरा कर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुभाषिकता क्या होता है फ्रेंड्स? लोग बच्चों को लगता है कि बहुभाषिकता का मतलब है कक्षा में एक से ज्यादा भाषाओं को पढ़ाना, जो कि गलत है। बहुभाषिकता का मतलब होता है कि आप हिंदी के टीचर हैं, आप कक्षा में हिंदी ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों की सुविधा के अनुसार आप दूसरी भाषाओं का थोड़ा बहुत प्रयोग कर रहे हैं। अगर बच्चे ने अपनी मातृभाषा का प्रयोग किया तो उसको स्वतंत्रता है कि वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करे जिसमें बच्चा कंफर्टेबल हो, और हाँ, आप उसकी भाषा को सम्मान देंगे और उसके अकॉर्डिंगली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो ये चीज होती है बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्वलिज्म। फिर आता है आपका शिक्षण विधियां। एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आगमन विधि, चाहे निगमन विधि, चाहे प्रत्यक्ष विधि। आगमन विधि क्या है? एग्जाम्पल से रूल की ओर जाना, उदाहरण से नियम। निगमन विधि क्या है? नियमों से उदाहरण की ओर जाना। प्रत्यक्ष विधि क्या है? जिसमें मातृभाषा को हटा दिया जाता है और बस जो भाषा सीखनी है बस उस पर फोकस किया जाता है। विश्लेषण विधि क्या होती है? जब एक चीज के हम बहुत सारे पहलुओं पर नजर डालते हैं। संश्लेषण विधि क्या होती है? जब इतने सारे तथ्यों को पढ़कर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने हैं। तो यही सारी 6-7 विधियां जो बार बार पेपर में पूछी जाती हैं। व्याकरण अनुवाद विधि, श्रव्य दृश्य विधि, ठीक है ना। फिर उपचारात्मक शिक्षण, इसका एक क्वेश्चन आता है। तो जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो आपके यही सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि उपचारात्मक शिक्षण, कि बच्चे को किसी चीज में समस्या आ रही है, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो पहले आप उस समस्या का निदान करेंगे कि वो समस्या आ रही है तो उसका कारण क्या है। पहले होता है कारण पता करना, यानी कि निदान। उसके बाद जब समस्या का कारण पता चल गया, उसके अकॉर्डिंगली बच्चे का उपचार करना, वो होता है उपचारात्मक शिक्षण में। फिर आता है आपको जैसे उधरगामी और अधोगामी प्रक्रिया, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच। अगर आप पहले बच्चे को वर्णमाला करवा रहे हैं, फिर शब्दों पे ध्यान दे रहे हैं, फिर जाकर आप अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो वो बॉटम अप है, नीचे से ऊपर, कि पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर अर्थ। लेकिन अगर पहले आपने बच्चे को अर्थ समझा दिया संदर्भ के अनुसार और उसके बाद फिर आप शब्दों पर फोकस कर रहे हैं उसके विशिष्ट अर्थ को समझने के लिए, वो आपका टॉप डाउन अप्रोच है, अधोगामी प्रक्रिया। कि पहले पूरे अर्थ पे फोकस किया, जैसे कहानी सुनकर फिर आपने मुश्किल शब्दों का अर्थ छांटा। तो कहानी पहले आपने पूरी समझ ली, वर्णों पे शब्दों पे फोकस नहीं किया, पहले आपने अर्थ या भाव ग्रहण कर लिया, फिर आप शब्दों पर गए, उसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पठन के प्रकार। क्वेश्चन आना ही आना है इससे। पठन के प्रकार में जैसे वो था आपका सरसरी दृष्टि से पठन, यानी कि स्किमिंग, जिसमें आप जैसे पैसेज है उसको पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। बारीकी से पठन यानी स्कैनिंग, जब आप विशेष जानकारी के लिए, जैसे समाचार पत्र में जॉब के लिए पढ़ रहे हैं या अपना रोल नंबर का रिजल्ट देख रहे हैं, तो वो होता है बारीकी से पठन। गहन पठन, मौन पठन, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। और लास्ट में लेखन की प्रक्रिया, लेखन का प्रक्रिया उपगम की, अगर आप बच्चे को कुछ लिखने के लिए देते हैं उसके स्टेप क्या है, तो उसका एक प्रॉपर होता है कि सबसे पहले मानस मंथन, फिर उसका प्रारूप तैयार करना, ड्राफ्ट, उस प्रकार से। तो बस ये फ्रेंड्स आपके कुछ कुछ टॉपिक्स हैं ग्रामर के और पेडागोजी के। लास्ट मोमेंट में अगर आपको तैयारी करनी है तो इन तरीकों का अगर आप यूज करेंगे, इन चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि CTET 2026 आप डेफिनेटली क्लियर करके रहेंगे। टीचिंग परीक्षा तो हर कदम पर आपके साथ है। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हिंदी का डेली 6 बजे सेशन होता है फ्रेंड्स, मैं फिर बता रही हूँ, उसको आप जितना हो सके अगर आप देखेंगे तो आपकी रिवीजन जो है वो डेली बेसिस पर होती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे, ठीक है ना, अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।